इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष केवल दो देशों या लोगों का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विवाद है जो सदियों पुराना है और जिसने विश्व राजनीति, धर्म और सभ्यता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इस संघर्ष की जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई हैं, लेकिन इसका असर आज भी दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम इस संघर्ष के इतिहास, घटनाओं और विश्व पर इसके प्रभाव को विस्तार में समझें। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की जड़ें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में बसी हैं। उस समय यह क्षेत्र पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था, जो उस वक्त उस्मानी साम्राज्य के अधीन था। लेकिन यहूदियों के लिए यह क्षेत्र प्राचीन काल से महत्वपूर्ण था। इजरायली जनमानस और यहूदी धर्म के लिए जेरूसलम की पवित्रता अत्यधिक है, जो हजारों साल पुरानी है। 19वीं सदी के अंत में यहूदी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे जायोनिज्म कहा गया। इसका उद्देश्य यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना था, क्योंकि यहूदी समुदाय का मानना था कि उन्हें दुनिया भर में एक स्थायी घर की जरूरत है। यूरोप में यहूदी विरोधी भावना का बढ़ना भी इसका प्रमुख कारण बना। 1917 में ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बैल्फोर ने बैल्फोर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन किया। हालांकि इसमें अरब समुदाय की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। बैल्फोर डिक्लेरेशन ने फिलिस्तीनी अरबों के गुस्से को भड़काया और यहीं से संघर्ष की चिंगारी उठी। 1920 से 1948 तक ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन फिलिस्तीनी अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता रहा। यहूदी पलायन बढ़ता गया और फिलिस्तीन के स्थानीय अरबों में इसे लेकर असंतोष गहराता गया। ब्रिटिश शासन भी विभाजित था और अरब यहूदी तनावों को शांत करने में नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में इस क्षेत्र को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाना था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि अरब नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। यहीं से तनाव ने एक नया मोड़ लिया। 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके तुरंत बाद अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस पहले युद्ध में इजराइल ने जीत हासिल की और अपने कब्जे में और भी ज्यादा जमीन कर ली। इस जीत के बाद करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे विभिन्न अरबों देशों में शरणार्थी बन गए। इसे नकबा यानी आपदा के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। 1967 में अरब और इजराइल के बीच दूसरा बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिसे 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ एक जबरदस्त जीत हासिल की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सिनाई में अपनी सेनाएं भेजी और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। इजराइल ने पहले ही हमला करके मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की सेनाओं को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल के कब्जे का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 242 पारित किया, जिसमें इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से हटने की मांग की गई, लेकिन इजराइल ने इसे अनदेखा किया। यह युद्ध के बाद इजराइल ने
फिलिस्तीनियों के लिए भूमि की समस्या को और जटिल बना दिया। 1960 के दशक के अंत में फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने एक नया रूप लिया। फिलिस्तीनियों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को लेकर संगठित होना शुरू किया। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) का गठन हुआ और यासीर अराफात इसका प्रमुख नेता बना। PLO का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन की आज़ादी और इजराइल के खिलाफ संघर्ष था। PLO ने फिलिस्तीनी लोगों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद किया, लेकिन PLO के कई संगठन हिंसक गतिविधियों में शामिल थे, जिनके चलते उन्हें इजराइल और पश्चिमी देशों से आलोचना का सामना करना पड़ा। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों में PLO से जुड़े एक संगठन ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस संघर्ष की ओर खींचा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीनियों के अधिकारों और इजरायली सुरक्षा के बीच संघर्ष का मुद्दा गरमा गया। 1993 में इजराइल और PLO ने ओस्लो समझौता किया, जिसने इस संघर्ष को हल करने की उम्मीदें जगाई। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वशासन का अधिकार मिला और इजराइल ने फिलिस्तीन को स्वीकार किया। हालांकि ओस्लो समझौते ने कुछ हद तक शांति की दिशा दिखाई, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। फिलिस्तीनी बस्तियों का विस्तार, जेरूसलम की स्थिति और शरणार्थियों का मुद्दा अभी भी विवाद के केंद्र में था। 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन की एक चरमपंथी यहूदी द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे शांति प्रक्रिया को गहरा झटका लगा। इसके बाद से इस संघर्ष में फिर से हिंसा बढ़ने लगी। 9/11 हमलों के बाद फिलिस्तीनियों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में मुश्किलें आने लगी। अमेरिका ने फिलिस्तीनी संगठनों जैसे कि हमास और इस्लामिक जिहाद को आतंकवादी घोषित कर दिया, जिससे उनकी वैधता कमजोर पड़ गई। फिलिस्तीनी इलाकों में सुरक्षा की शक्ति बढ़ी और इजराइल ने अपनी सुरक्षा दीवार का निर्माण तेज कर दिया, जिससे कि फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता पर और असर पड़ा। गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का एक बड़ा केंद्र है। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों और बस्तियों को वापस ले लिया। इसके बाद गाजा का नियंत्रण फिलिस्तीनी सरकार के पास चला गया। लेकिन 2007 में फिलिस्तीनी राजनीतिक संगठन हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सरकार बनाई। हमास और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फतह ग्रुप के बीच मतभेद के कारण फिलिस्तीनी इलाके में राजनीतिक विभाजन हो गया। हमास ने इजराइल पर कई बार रॉकेट हमले किए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर कई बार सैन्य हमले किए, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर सख्त नाकेबंदी कर दी है, जिसके कारण वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। गाजा में बिजली और पानी जैसी सुविधाओं की कमी है। इजराइल का दावा है कि वह सुरक्षा कारणों से यह कदम उठा रहा है, जबकि फिलिस्तीनी इसे अवैध घेराबंदी मानते हैं। 2014 में गाजा और इजराइल के बीच एक और बड़ा संघर्ष हुआ। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर फिलिस्तीनी नागरिक थे। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में रॉकेट हमलों से दोनों ओर की जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचाया। गाजा के हालातों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता करने में विफलता रही है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस संघर्ष को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अमेरिका ने हमेशा इस संघर्ष में इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका की सरकार ने इजराइल को आर्थिक और सैन्य सहायता दी है।
जिससे इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अमेरिका ने कई बार शांति वार्ताओं की मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच विश्वास की कमी के कारण ये वार्ताएं असफल रही। यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों ने इस संघर्ष को हल करने के लिए शांति प्रयास किए हैं, लेकिन कई बार उनके प्रयास असफल साबित हुए हैं। कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इजराइल ने इसे अस्वीकार कर दिया है। अधिकांश अरब देश फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं और इजराइल की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान जैसे देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह संबंध अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम समझौते के तहत स्थापित किए गए हैं। इससे अरब जगत में विभाजन हुआ है, क्योंकि कई देश अब इजराइल के साथ शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का समर्थन किया है, लेकिन इजराइल के साथ भी उसके मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है। भारत ने 1992 में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में वृद्धि हुई है। भारत फिलिस्तीन के साथ भी कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं और उसने हमेशा दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को हल करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन इन प्रस्तावों का पालन नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति की अपील की है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही हिंसा ने शांति प्रयासों को प्रभावित किया है। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए शांति की संभावनाएं मुश्किल नजर आती हैं। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, हमास के साथ फिलिस्तीन विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, फिलिस्तीनी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सुधार और इजराइल के साथ विश्वास बहाली के प्रयास इस संघर्ष को हल कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अपने लोगों के भविष्य के लिए कठिन समझौते करने होंगे। जेरूसलम की स्थिति, फिलिस्तीनी शरणार्थियों का भविष्य और सीमाओं के निराधन जैसे मुद्दे अभी भी चर्चा में है। यदि ये मुद्दे हल नहीं होते तो संघर्ष जारी रहने की संभावना है। भारत का इस संघर्ष में संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भारत को दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना होगा, साथ ही मध्यस्थता के प्रयासों में भी भूमिका निभानी होगी। भारत शांति प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर जब वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।